नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो हम लोग इंडियन पॉलिटी के क्लास डिस्कस कर रहे थे एसएससी जे और सीएचएसएल एग्जाम्स के लिए। तो अभी तक जितने भी लेक्चर्स हमने कवर किए हुए इंडियन पॉलिटी का, तो हमने जो है इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप लोग सारे वीडियो को देख सकते हैं। और इसके पहले जो है हमने देखिए ऑलरेडी 4 सब्जेक्ट आपके करा दिए हैं, जैसे कि आपका इकोनॉमिक्स का हो गया, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और साथ में ज्योग्राफी का। तो इनका जो भी है पीडीएफ भी हम हमने प्रोवाइड कर दिया, और साथ में जो लेक्चर्स है तो इनका भी जो है अलग से प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आप लोग स्टडी करते रहिए। और पॉलिटी का भी हमने जो है ऑलरेडी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है इसका पूरा कंप्लीट, जिसमें कि आपको वो सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनसे क्वेश्चन पूछे आते हैं। और फिजिक्स का भी जो है आपको हम कुछ दिन में प्रोवाइड कर देंगे। तो पैरेलली अभी आपके ये सब्जेक्ट चल रहा है आपके पॉलिटी का और फिजिक्स का, तो ये भी हम बहुत ही जल्द इसको फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने जो है इम्पोर्टेंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में स्टडी किया था। तो वहाँ से जो है आपका जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है, जो कि आपका पार्ट 5 था, तो वो आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग, जो कि आपका ये पार्ट 6 में मेंशन्ड है। और ये आर्टिकल नंबर 152 से लेके 237 के बीच में आपका है। तो देखिए जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है आपका, तो इसके अंदर में गवर्नर का ऑफिस आता है, और उसके बाद चीफ मिनिस्टर आते हैं, और साथ में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, और साथ में जो एडवोकेट जनरल्स होते हैं स्टेट के, तो ये सारे जो है एक स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में आते हैं। जैसे कि आपने स्टडी किया था इस जो यूनियन एग्जीक्यूटिव है उसके अंदर में आपने जैसे जो है प्रेसिडेंट के बारे में स्टडी आपने किया था, और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं और दोनों सदन के बारे जो जैसे आपके होता है, तो उसी तरीके से जो है आपका स्टेट एग्जीक्यूटिव का भी आपको कंपेरिजन करते चलना है। जैसे प्रेसिडेंट होते हैं यूनियन के लिए, तो उसी तरीके से गवर्नर होते हैं स्टेट के लिए। जिस तरीके से पीएम होते हैं यूनियन के लिए, मतलब कि पूरे इंडिया के लिए, तो उसी तरीके से चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट के लिए, पर्टिकुलरली कोई भी स्टेट है उसके लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपैरिजन करते चलना है। और दो सदन होते हैं, जैसे आप जानते हैं कि अपर हाउस और लोअर हाउस होते हैं यूनियन के अंदर में, पार्लियामेंट के अंदर में। तो उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे स्टेट है कि जहाँ पे दो हाउस वहाँ पे रहते हैं। जैसे एक आपका रहता है लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो वो सभी में नहीं है, बस कुछ ही स्टेट में है कि जिनके अंदर में दो हाउस है। तो ये सारी चीज़ हम लोग स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर में चलेंगे, और दोनों को कंपैरिजन भी करते चलेंगे कि उनमें जो जो यूनियन एग्जीक्यूटिव और स्टेट एग्जीक्यूटिव है, दोनों में सिमिलैरिटी क्या क्या है, और फंक्शन जो होते हैं दोनों हाउस का, या फिर जो भी हाउस होते हैं पर्टिकुलरली एक स्टेट के अंदर में, और गवर्नर का। तो वो जो है आपको यहीं से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो सबसे पहले आज जो है हम लोग गवर्नर के बारे में देखेंगे, जो पर्टिकुलरली स्टेट के लिए अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो देखिए जो गवर्नर है, तो ये आर्टिकल नंबर 153 में मेंशन किया गया है। तो इनका पोस्ट जैसे कि ये 153 आर्टिकल मेंशन किया गया है कि देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट, यानी कि हर एक स्टेट के लिए जो है एक गवर्नर होने चाहिए। तो ये आर्टिकल नंबर 153 में मेंशन किया गया है। शैल आपका दिया हुआ है, तो इसका मतलब है कि कंपलसरी है कि होना ही चाहिए। अब देखिए कोई एक गवर्नर जो है, तो ये दो या दो से अधिक स्टेट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपने नोटिस भी किया होगा। अभी जैसे करंट सिनेरियो की हम बात करते हैं, तो जो आनंदीबेन पटेल है, तो वो मध्य प्रदेश का भी, और एक साथ में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों स्टेट का वो गवर्नर अभी बने हुए हैं। तो इस तरीके से कोई भी एक गवर्नर है, तो वो पर्टिकुलरली एक स्टेट के लिए तो अपॉइंट तो होते ही हैं, लेकिन वो जो है एक से अधिक स्टेट के लिए भी, या फिर दो से अधिक स्टेट के लिए भी वो जो है अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये ज़रूरत पड़ती है कि अगर डिमांड सिचुएशन क्या है उस समय, तो उसके पर्टिकुलर अकॉर्डिंग इनको अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक गवर्नर जो है, तो वो एक स्टेट के लिए होते ही है, लेकिन वो दो से अधिक स्टेट के लिए भी अपॉइंट किए जा सकते हैं सेम गवर्नर। अब देखिए जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है स्टेट का, तो वो जो है सारे के सारे गवर्नर के जो ही रहती है, उन्हीं के ऑफिस से ही वेस्ट रहती है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट जो रहते हैं, तो वो आप देखते हैं कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होते हैं यूनियन का, तो वो सारे के सारे जो है वेस्ट करते हैं प्रेसिडेंट में। तो उसी तरीके से गवर्नर का भी जो है, मतलब कि जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर होंगे स्टेट का, तो वो गवर्नर के नाम से ही लिए जाएंगे। तो ये आर्टिकल 154 मेंशन किया गया हुआ है। और इसके साथ में देखिए जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, उनके द्वारा अपॉइंटमेंट की जाती है इनकी। और जो गवर्नर होते हैं, तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट का। जिस तरीके से हेड ऑफ स्टेट, जैसे आप जानते हैं कि जो इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में आप जानते हैं वहाँ पे, या फिर यूनियन के लिए हम बात करते हैं, तो प्रेसिडेंट होते हैं। उसी तरीके से गवर्नर भी होते हैं, जो कि स्टेट का ये हेड होते हैं। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं किसी भी स्टेट का।
तो गवर्नर देखिए एक तरीके से ये एजेंट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अब जानते हैं कि टाइम टू टाइम वो अपने अकॉर्डिंग गवर्नर वो चेंज करते रहते हैं। हालांकि इनका एक टर्म लिमिट होती है, लेकिन वो बीच में भी जो है इनका जो टर्म है वो फिनिश किया जा सकता है या फिर उसको ख़त्म किया जा सकता है। ये डिपेंड करता है पार्लियामेंट के ऊपर में। और ये मोस्टली डिसाइड किया जाता है जो रूलिंग गवर्नमेंट होती है उनके द्वारा। तो मैं मोस्टली बेसिकली ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एक तरीके से एजेंट की तरह काम करते हैं किसी पर्टिकुलरली स्टेट में। तो इसीलिए जो ऑफिस होता है गवर्नर का, इनका डुअल रोल होती है। एक तो एक स्टेट का जो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होता है उन सभी को देखना, और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं तो उनका एक एजेंट की तरह काम करना। तो अब देखिए जो नॉर्मल टेन्योर होता है गवर्नर का तो उनका ऑफिस का, तो ये 5 ईयर्स की इनके होती है। यानी कि एक बार कोई भी गवर्नर अपॉइंट हो गया तो ये 5 ईयर्स तक बने हुए रहते हैं अपने पोस्ट पे। हालांकि ये जो है बीच में रेजिग्नेशन भी दे सकते हैं प्रेसिडेंट को एनी टाइम, ये भी अपने रेजिग्नेशन ये सौंप सकते हैं। अब देखिए क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं कि जैसे कोई भी गवर्नर है तो वो जो है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस होती है गवर्नर बनने के लिए। तो पहला देखिए आपका दिया हुआ है कि ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। तो सिटीजन तो होना चाहिए, तो अनिवार्य है ही। फिर दूसरा आपका दिया हुआ है कि ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स। तो यानी कि ये जो है 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट ये किए हुए होने चाहिए। फिर अगला देखिए कि ही मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इसमें मैंने आपको बताया है कि कोई भी जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी पोस्ट हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में कोई भी पोस्ट हो, तो वो जो है उस पर उनका नहीं होना चाहिए। अगर वो गवर्नर के लिए जैसे अपॉइंट अगर होते हैं, उनका जब भी अपॉइंटमेंट की जाती है तो उनको पहले रेजिग्नेशन देना होगा उस पोस्ट है, तभी जो है वो गवर्नर बन सकते हैं। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट तो ये आपने हर एक चीज़ में देखा होगा, अपने प्रेसिडेंट के केस में भी या फिर प्राइम मिनिस्टर ने और भी जो होता है तो उन सभी में आपने देखा होगा वहाँ पे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड ये नहीं करना चाहिए। अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कंडीशंस वो क्या क्या दिए हुए हैं गवर्नर्स का ऑफिस के लिए। तो देखिए कोई भी पर्सन अगर जैसे गवर्नर्स गवर्नर्स अपॉइंट हुआ हो तो उसके पहले जो है इनको ये सारे जो कंडीशंस होते हैं जो उनको फुलफिल करनी होती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में ये सारे प्रोविजंस जो है लेस डाउन किए गए हुए हैं। तो पहला इसमें कंडीशन आपका है कि ही शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ इधर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और द हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो देखिए जो दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर में, लोकसभा और राज्यसभा, तो उसके भी मेंबर को ये नहीं होने चाहिए। और साथ में जो स्टेट लेजिस्लेचर का, जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे विधानसभा और एक विधान परिषद होती है, तो उसके भी ये मेंबर नहीं होने चाहिए ये। अगर कोई पर्सन मान लीजिए कि अगर गवर्नर अपॉइंट हुए हैं और वो अगर ऑलरेडी मेंबर है किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट का या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का, तो उनको जो है सीट अपना वेकेट करना होगा वहाँ पे। जब से ही उन्होंने जो है गवर्नर का जो ऑफिस है उन्होंने इंटर किया हुआ, जिस दिन उन्होंने किया तो उसी दिन उसको उनको वेकेट करना होगा। तो ये पहला कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा इसमें है कि इनको जो है वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इनको, जैसे कि इनको एक ऑफिशियल रेसिडेंस दी जाती है जिनका नाम होता है राजभवन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो राजभवन आप देखते होंगे कि ये जो है गवर्नर का एक ऑफिशियल रेसिडेंस होता है, जो कि ये पूरी तरीके से पेमेंट फ्री होती है, इनको कोई रेंट नहीं देना होता है इसके लिए। और ये जो है जो ऑफिशियल रेसिडेंस होती है राजभवन का, तो हर एक स्टेट की जो राजधानी होती है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि एक राजभवन होती है जो कि गवर्नर का ही ऑफिशियल रेसिडेंस होती है। जिस तरीके से आप देखते हैं कि प्रेसिडेंट के लिए जो है राष्ट्रपति भवन होती है, तो उसी तरीके से गवर्नर के लिए भी राजभवन होती है, इनका ऑफिशियल रेसिडेंस। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना है इसका। और यहाँ पे देखिए जैसे ये चीज़ भी आपने नोटिस किया होगा कि एक गवर्नर जो है तो वो एक से दो से अधिक स्टेट के लिए भी वो गवर्नर अपॉइंट हो जाते हैं। तो अगर ऐसे पर्सन कि जो अगर सेम पर्सन जो है वो अपॉइंट होते हैं गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट के, तो उनको जो भी एमुलमेंट्स या फिर जो अलावेंसेस मिलते हैं उनको, तो वो जो है जो भी स्टेट्स के वो बने हुए हैं तो उन सारे स्टेट्स के द्वारा शेयर की जाती है। यानी कि जो प्रोपोर्शंस में दिया जाना चाहिए उनको, जो भी प्रेसिडेंट के द्वारा डिटरमाइन किया जाता है ये सारे चीज़, तो वो प्रोपोर्शंस में सभी स्टेट का बराबर मिलजुल कर उनको दिया जाता है यहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि वो कोई एक स्टेट के जैसे पहले अपॉइंट हुए थे तो उनको एडिशनल चार्ज और जैसे स्टेट का दे दिया जाता है, तो वो जो है जिस ओरिजिनल स्टेट के पहले वो बने होते तो सिर्फ वहीं से उनको सारे अमेंडमेंट्स मिलती है। ऐसा नहीं है, वो सारे का सारे स्टेट से उनको इक्वल प्रोपोर्शनेट में उनको मिलती है। तो ये जो है डिसाइड किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये चीज़ क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यहाँ पे कि उनको जो भी सैलरी या एमोलमेंट्स जो दी जाती है तो वो शेयरिंग की जाती है यहाँ पे, जितने भी स्टेट से वो अपॉइंट जितने भी स्टेट के लिए वो बनाए जाते हैं। तो ये सारे जो मेन पॉइंट्स है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इनको आपको लोग अच्छे से याद रखना। इसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि जो सैलरी और जो अलावेंस जो गवर्नर को दी जाती है, तो ये जो है जो कंसोलिडेटेड फंड होती है स्टेट का,
तो उनसे जो है इनको दी जाती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ जो स्टेट के लिए जो होती है, एक फंड होती है ये, जो कि आरबीआई मेंटेन की जाती है ये, तो उनके उन्हीं से ये दी जाती है इनकी सैलरी। जैसे प्रेसिडेंट का जो सैलरी दी जाती है यहाँ पे, जैसे गवर्नर को भी जो है प्रिविलेजेस या फिर और जो इम्यूनिटीज होते हैं, तो वो सारे कुछ दिए जाते हैं इनको भी। और देखिए यहाँ पे मेन पॉइंट आपका है कि जो ओथ जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर का, तो ये जो है चीफ जस्टिस के द्वारा दी जाती है। चीफ जस्टिस मतलब यहाँ पे जो स्टेट के, जो कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के जो भी चीफ जस्टिस होते हैं, जिस स्टेट के भी गवर्नर बने हुए अपॉइंट रहते हैं, तो उस स्टेट के जो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, तो उनके द्वारा ओथ जो है एडमिनिस्ट्रेट की जाती है। अगर मान लीजिए कि एक चीफ जस्टिस नहीं रहते हैं, तो उस जो कोर्ट है, मतलब जो हाई कोर्ट है, तो वहाँ के जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होते हैं, तो वो जो भी रहते हैं उससे अवेलेबल रहते हैं, तो उनके द्वारा दी जाती है। तो ये चीज़ मेन पॉइंट है आपका, ये आप लोग याद रखना। अब यही हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो टेन्यूर होता है गवर्नर्स के ऑफिस का, तो वो कितनी होती है। तो देखिए जो गवर्नर का जो ऑफिस रहता है, तो ये जो है अपने पोस्ट पे ये 5 ईयर्स का टर्म्स पे बने हुए रहते हैं। तो 5 ईयर्स का इनका जो है ये दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जैसे ही उन्होंने जो है ऑफिस में एंटर किया हुआ गवर्नर बन के। लेकिन देखिए ये जो टर्म है 5 ईयर का, ये फिक्स नहीं होती है। और ये जो 5 ईयर्स का जो टेन्योर रहता है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक उनको जो है बनाए रखना चाहते हैं इस पद पे। अब देखिए प्रेसिडेंट के द्वारा भले ही उनके प्लेजर एंजॉय करते हैं, लेकिन इसके पीछे डिसीजन होता है प्राइम मिनिस्टर का, जो कि इन सारे जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ही उनके जो भी मीटिंग्स होते हैं या फिर उनके जो निर्णय होते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है इनको बनाए रखते हैं अपने पोस्ट पे। तो यहाँ पे 5 ईयर का टेन्योर भले ही दिया हुआ है गवर्नर्स का, लेकिन इनको बीच में भी जो है हटाया जा सकता है, या फिर जो है बीच में भी प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इनको रिमूव किया जा सकता है यहाँ पे। तो और इसके साथ साथ में ये जो है बीच में भी अपना रेजिग्नेशन लेटर भी सौंप सकते हैं। ये रेजिग्नेशन लेटर जो देते हैं, तो ये प्रेसिडेंट को ये देंगे यहाँ पे। तो ये चीज़ मेन आपसे याद रख, आपसे पूछा आता है क्वेश्चन, तो ये भी आप लोग याद रखना कि जो गवर्नर को मान लीजिए अगर रेजिग्नेशन जो देते हैं ये, तो किसको दे सकते हैं, तो प्रेसिडेंट को देते हैं ये। लेकिन देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में गवर्नर्स के लिए ये मेंशन नहीं किया गया कि उनको कौन से ग्राउंड के बेसिस पे जो है उनको रिमूव किया जा सके। अब जैसे और केसेस में आपने देखा होगा कि जैसे उनको अगर रिमूव करना होता है, जैसे प्रेसिडेंट की हम बात करते हैं, तो आप देखेंगे कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन गवर्नर्स के लिए कोई भी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में कि कौन से ग्राउंड पे जो है इनको हटाया जा सकता है अपने पोस्ट से, यानी प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये पूरी तरीके से प्रेसिडेंट के ऊपर में ही छोड़ दिया गया है कि वो अपना प्लेजर के अपना 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 जो भी विवेक होगा उसके यूज़ करके गवर्नर को रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे पावर और फंक्शंस गवर्नर्स के। तो जिस तरीके से आपने जो है प्रेसिडेंट के बारे में देखा था उनका पावर और जो फंक्शंस होते हैं, तो उस तरीके से आप यहाँ पे भी कंपैरिजन करते चलना कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो देखिए जो गवर्नर्स होते हैं, तो ये जो है इनके पास ये सारे पावर्स मौजूद होते हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया, और इसके साथ में और भी होते हैं जो प्रेसिडेंट के पास जो पावर होते हैं, तो वो भी एंजॉय करते हैं। लेकिन जो पावर्स प्रेसिडेंट के पास होती है और इसके अलावे, जैसे आपका डिप्लोमेटिक पावर हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, या फिर जो इमरजेंसी पावर हो गया, तो उसके जैसे प्रेसिडेंट के द्वारा इस तरीके जो पावर होते हैं ये इनके पास नहीं अवेलेबल होती है। डिप्लोमेटिक पावर कहने का मतलब होता है कि जो भी डिप्लोमेट्स इनके आता है फॉरेन नेशंस के लिए, तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इसमें गवर्नर्स का कोई रोल नहीं होता है। और साथ में जो मिलिट्री पावर है, मिलिट्री पावर आप जानते हैं प्रेसिडेंट को बोला जाता है कि वो जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं आर्म फोर्सेस का। तो गवर्नर्स का इसमें जो इनको कोई मिलिट्री पावर इंजॉय ये नहीं करते हैं। और साथ में जो इमरजेंसी लगाने के जितने भी प्रोविजंस होते हैं, तो ये प्रेसिडेंट के पास होती है। लेकिन गवर्नर्स के पास कोई भी जो है इमरजेंसी लगाने की कोई प्रोविजंस उनके पास नहीं होती है। तो ये सारे जो है पावर्स आपके हैं डिप्लोमेटिक, मिलिट्री, इमरजेंसी पावर, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा ये एंजॉय की जाती है। ये गवर्नर्स जो है ये सब पावर्स के एंजॉय नहीं करते हैं। लेकिन इनके पास जो भी पावर्स होती है, जो मेन मेन है, जो एग्जाम में आपसे पूछे आता है, तो वो हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे है एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो देखिए जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नमेंट ऑफ स्टेट का, अब यहाँ पे टर्म देखना आप लोग, स्टेट का यहाँ पे बात आ रही है, जो भी राज्य हैं टोटल अभी, तो हर एक स्टेट में आप जानते हैं कि गवर्नर अपॉइंट होते हैं। तो उसके अंदर में स्टेट के अंदर में जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट के, तो वो सारे के सारे जो है तो वो गवर्नर के नाम से ही लिए जाते हैं। तो जैसे आपने प्रेसिडेंट का देखा था कि जितने भी यूनियन के जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम से होती है, तो स्टेट के भी सेम जो है गवर्नर के नाम से होती है। और इसके साथ में जो है ये चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट करते हैं।
और उनके एडवाइस पे जो और अदर मिनिस्टर्स होते हैं राज्य के, तो उन सभी को अपॉइंट करते हैं गवर्नर्स। और इसके साथ में जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, अब देखिए हर एक स्टेट में जो है वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशंस होती है, जो कि म्यूनिसपैलिटी का या फिर जो पंचायत के जो इलेक्शंस होते हैं तो उनको कराते हैं। तो उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं तो उनको अपॉइंटमेंट करने का काम गवर्नर का होता है। और उनके जो भी कंडीशंस होते हैं उन सभी के सर्विस और टेन्योर का, तो ये जो है ऑफिस का ये डिटरमाइन करते हैं गवर्नर्स। और इसके साथ साथ में जो भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस होती है तो उसके जो चेयरमैन होते हैं और जो मेंबर्स होते हैं तो उन सभी का अपॉइंटमेंट करने का काम गवर्नर्स का होता है। अब देखिए, इन जो चेयरमैन होते हैं स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस के, भले ही अपॉइंटमेंट करने का काम जो है गवर्नर के पास होती है, लेकिन इनको रिमूव करने का पावर जो है ये सिर्फ प्रेसिडेंट के पास होती है, गवर्नर के पास नहीं होती है। तो ये चीज़ मेन आज आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं तो उनको रिमूव कौन कर सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा की जा सकते हैं और अपॉइंट होते हैं सिर्फ गवर्नर के द्वारा। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये आप लोग याद रखना, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। और इसके साथ साथ में जो है गवर्नर के पास ये पावर होती है कि जैसे जो स्टेट में जो इमरजेंसी लगती है प्रेसिडेंट रूल, तो वो जो है इम्पोजिशन की जाती है, तो वो गवर्नर के द्वारा ये रिकमेंडेशन की जाती है। अब भले देखिए ये जो प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन जो रिकमेंडेशन होता है तो वो गवर्नर की सबसे पहली होती है। गवर्नर ही सबसे पहले रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को कि जो है यहाँ पे सिचुएशंस मतलब जो है रन करने के लिए, गवर्नमेंट रन करने के लिए वो सही नहीं है, तो आप जो है प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो ये गवर्नर रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। और इसके बाद देखिए जब प्रेसिडेंट रूल लग जाती है स्टेट के अंदर में, तो यहाँ पे गवर्नर जो है तो वो सारे के जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं तो वो पूरे का पूरा गवर्नर यहाँ पे एंजॉय करते हैं। तो एक तरीके से ये प्रेसिडेंट का एक एजेंट की तरह ये काम करते हैं स्टेट के अंदर में। और इसके साथ साथ में जो है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं स्टेट्स के अंदर में, तो उनके जो है ये चांसलर होते हैं। तो ये चीज़ आप लोग याद रखना, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं स्टेट के अंदर में, तो उनके जो चांसलर होते हैं तो वो गवर्नर खुद ही होते हैं उसके। और जो वाइस चांसलर होते हैं तो उनका अपॉइंटमेंट जो है तो वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। यानी वाइस चांसलर जो यूनिवर्सिटी के जितने भी होते हैं वाइस चांसलर, तो वो गवर्नर के द्वारा अपॉइंट की जाते हैं और चांसलर वो खुद होते हैं। तो ये सारे जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स है गवर्नर के, तो ये आप लोग याद रखना। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर के बारे में। तो देखिए लेजिस्लेटिव पावर्स यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है स्टेट के अंदर में, तो उनको जैसे समन करना या फिर प्रोरोग करना, जिस तरीके से प्रेसिडेंट का काम होता है पार्लियामेंट के अंदर में जो दोनों हाउस होते हैं तो उनको समन और प्रोरोग करना, तो उसी तरीके से गवर्नर के पास भी इनके पास पावर होती है समन और प्रोरोग करने की। तो देखिए समन और प्रोरोग, समन मीन्स सिंपली मतलब इसका होता है कि बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द जो भी हाउस होती है, और प्रोग कहने का मतलब है कि एंडिंग करना उस हाउस को। तो ये दो स्टेटमेंट ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं, जैसे आपके होते हैं विधानसभा होते हैं और एक होता है विधान परिषद, तो विधानसभा को जैसे प्रोरोग करने का या फिर समन करने का काम होता है तो वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। और साथ साथ में जो है लेजिस्लेटिव जो असेंबली होती है तो उनको डिजॉल्व करने का काम भी जो है तो वो गवर्नर के द्वारा की जाती है। गवर्नर ही डिजॉल्व करते हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट करते हैं लोकसभा को भंग करते हैं डिजोल्यूशन करते हैं, तो उसी तरीके से जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट के अंदर में तो उसको डिजोल्व करने का काम जो है गवर्नर का होता है। तो ये कुछ जो है आपको सिमिलरिटी यहाँ पे करते चलना होगा स्टेट और सेंटर दोनों के बीच में। और इसके साथ साथ में देखिए जो एड्रेसिंग होती है आफ्टर ईच जनरल इलेक्शंस के बाद या फिर जो हर एक ईयर का जो पहला सेशन होता है, तो उस समय जो है गवर्नर एड्रेस करते हैं दोनों हाउस के अंदर में। तो देखिए जिस तरीके से प्रेसिडेंट एड्रेस करते हैं लोकसभा के अंदर में आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, या फिर जो फर्स्ट सेशन होती है पार्लियामेंट का हर एक ईयर का, तो उस समय प्रेसिडेंट जैसे वहाँ पे एड्रेसिंग करते हैं, तो उसी तरीके से गवर्नर भी जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में आके जो है वो हर एक सेशन के अंदर में फर्स्ट सेशन जो होती है आफ्टर इलेक्शंस या फिर जो ईच ईयर के फर्स्ट सेशन, तो ये भी उसी तरीके से जो है एड्रेसिंग करते हैं। तो दोनों में आपको सिमिलरिटी यहाँ पे देखते चलना है इसी तरीके से। और इसके साथ साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में जो भी मेंबर्स होते हैं, जैसे उसके मिनिस्टर्स होते हैं या फिर जो और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं स्टेट के अंदर में, तो उनको अपॉइंटमेंट करने का काम जो है गवर्नर्स का ही होता है। अब इसके साथ में देखिए और भी जैसे स्पीकर्स होते हैं या फिर डिप्टी स्पीकर्स रहते हैं सब, इनका जैसे अगर पोस्ट वैकेंट रहता है यहाँ पे, तो उस समय जो है ये प्रिसाइड्स कर सकते हैं उनके प्रोसीडिंग्स में, वहाँ पे आके जो है पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं दोनों हाउस के अंदर में। और सिमिलरली जो है ये स्टेट लेजिस्लेटिव जो काउंसिल्स होती है तो उनमें भी जैसे मेंबर्स जो रहते हैं इनके, तो उनको भी अपॉइंटमेंट करने का ये काम करते हैं। और साथ में वहाँ पे प्रोसीडिंग्स में भी जो है वहाँ पे जो है हिस्सा ये ले सकते हैं, वो चाहे चेयरमैन हो या डिप्टी चेयरमैन का हो, अगर ये दोनों पोस्ट अगर वैकेंट रहती है तो। अब इसके साथ में देखिए
जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो रहती है तो उसके अंदर में भी जो है एक एंग्लो इंडियंस के कम्युनिटी के जैसे एक पर्सन्स को नॉमिनेट करने का जो प्रोविजंस है तो वो गवर्नर के द्वारा ही की जाती है। जिस तरीके से दो एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किया था इन लोकसभा के अंदर में, हालांकि अब जो है वो अब खत्म कर दी गई है, तो उसी तरीके से स्टेट के अंदर में भी एक जो नॉमिनी एक जो नॉमिनेट किया जाता है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, तो इनका जैसे अपॉइंटमेंट करने का काम जो है, नॉमिनेट करने का काम जो होता है तो वो गवर्नर का ही होता है। तो ये सारे सिमिलरिटीज है जो आपको यहाँ पे देखते चलना है, क्या क्या पावर्स है इनके पास। अब देखिए जिस तरीके से बिल पास होता है पार्लियामेंट के अंदर में, तो उसी तरीके से जैसे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो बिल पास होती है तो वो भी जो है गवर्नर के पास आती है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास होती है एसेंट होने के लिए, तो उसी तरीके से बिल जो है गवर्नर के पास भेज दी जाती है उनको। अब यहाँ पे देखिए गवर्नर के पास ये पावर होती है कि वो जो है उस बिल के साथ क्या क्या करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए वो क्या कर सकते हैं, जैसे बिल कोई स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास की गई है तो पहला यहाँ पे है कि वो जो है आइदर उस पे अपना एसेंट दे सकते हैं आप बिल पे, या तो जो है दूसरे में दिया आपका कि उस बिल को विथहोल्ड कर सकते हैं एसेंट देने से। तो ये दूसरा केस हो गया इसका। और तीसरा है कि या तो जो है वो बिल को रिटर्न कर सकते हैं, अगर वो मनी बिल नहीं है तो मनी बिल को बस छोड़ के जो है वो रिटर्न नहीं कर सकते हैं, मनी बिल को उनको जो एसेंट देना ही होता है। अगर मनी बिल नहीं है तो वो जो है उसको रिटर्न भी कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन करने के लिए स्टेट लेजिस्लेचर को। तो ये चीज़ जो है इनके पास भी पावर होती है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अब इसके बाद देखिए आगे आपका दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए बिल जो है रिकमेंडेशन जो इन्होंने भेजा था फिर से करने के लिए, अगर ये फिर से पास हो जाता है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, या तो उसमें कोई मॉडिफिकेशन हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, कोई अमेंडमेंट हुआ हो या नहीं हुआ हो, तो गवर्नर जो है उनको एसेंट देना इसमें जो है उनका जरूरी हो जाता है यहाँ पे। और या तो जो है उनको रिजर्व भी कर सकते हैं बिल को कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए यहाँ पे, यानी कि वो जो है इनको एसेंट देना पड़ता है यहाँ पे आइदर, या फिर वो जो है प्रेसिडेंट को पास भेजने के लिए रिजर्व कर सकते हैं उस बिल को। तो ये प्रोविजंस है जो कि गवर्नर के पास है बिल के रिगार्डिंग। अब साथ में देखिए इनके पास भी जैसे पावर होती है ऑर्डिनेंस के लिए, यानी कि ये भी जो है प्रोमulgate कर सकते हैं ऑर्डिनेंस को जब भी स्टेट लेजिस्लेचर मान लीजिए अगर सेशन में नहीं रहती है। जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है ऑर्डिनेंस का, तो वो भी जो है गवर्नर के पास भी पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर के लिए कि वो जो है जब इस सेशन में नहीं रहती है तो वो ऑर्डिनेंस ला सकते हैं यहाँ पे। अब उसके बाद देखते हैं हम लोग यहाँ पे फाइनेंशियल पावर के बारे में। तो देखिए फाइनेंशियल पावर के अंदर में क्या क्या आएगा यहाँ पे, जैसे देखिए जो भी स्टेट बजट होता है तो उनमें जो है जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में जो लीड किया जाता है, तो उसके पहले जो है ये उसमें जो भी बजट होता है तो उनका जैसे तैयार करने का काम इनका होता है, एक तरीके से एक रोल होता है उनके अंदर में। तो स्टेट बजट जो है ये उसमें जो है थोड़ा सा अपना अहम हिस्सा ये भी निभाते हैं बनाने के लिए। और यहाँ पे देखिए जैसे जो मनी बिल्स होती है, तो मनी बिल्स जो स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो इंट्रोड्यूस की जाती है तो वो बिना बिना गवर्नर के रिकमेंडेशन के नहीं की जा सकती है इंट्रोडक्शन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर में। जिस तरीके से जो मनी बिल होता है वो प्रेसिडेंट के बिना रिकमेंडेशन के लोकसभा में जो है उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से मनी बिल को भी स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में बिना उनके प्रियोर रिकमेंडेशन के जो है इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स आपके फाइनेंशियल पावर से रिलेटेड। अब इसके बाद देखिए जैसे एक कॉन्टीजेंसी फंड होती है, तो कॉन्टीजेंसी फंड से अगर मान लीजिए उसमें से कुछ पैसे अगर रहते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ एडवांस करना रहता है उससे, तो ये जैसे स्टेट का रहता है, मान लीजिए कोई अगर अनफोर्चुन एक्सपेंडिचर करना होता है, कभी मान लीजिए कि ऐसा सिचुएशंस आ गया, तो वो जो है कंटीजेंसी फंड से निकालने का जो भी एडवांसेस करने का जो पावर होता है तो वो गवर्नर के पास ही होती है। और इसके साथ साथ में जो है ये जो है फाइनेंस कमीशन का भी कंस्टिट्यूट करते हैं हर एक जो है 5 साल के बाद। अब देखिए इसमें रिव्यू भी किया जाता है। अब इसमें जैसे पंचायत के लिए या फिर जो म्यूनिसपैलिटीज़ के लिए उनके जो भी फाइनेंशियल पोजीशंस होती है तो उनको उनको रिव्यू करने के लिए भी पावर जो होती है तो ये गवर्नर के पास होती है। तो सिंपल है कि जो फाइनेंस कमीशन जिस तरीके से सेंटर के लिए भी की जाती है, तो उसी तरीके से फाइनेंस कमीशन जो है ये स्टेट के लिए भी की जाती है। इनका कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नर्स के द्वारा। तो इनका देखिए हर एक 5 साल के बाद जो है रिव्यू भी किया जाता है। और साथ साथ में जो पंचायत और म्यूनिसपैलिटी जाते हैं तो उनके जो फाइनेंशियल पोजीशंस होते हैं तो उनको भी रिव्यू की जाती है। तो ये सारे चीज़ जो है गवर्नर के द्वारा की जाती है। अब आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे जुडिशियल पावर के रिगार्डिंग के गवर्नर के पास क्या जुडिशियल पावर्स होते हैं। तो देखिए जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती है, जैसे पार्डनिंग पावर हो गया, रिप्रेम पावर्स हो गया, रेस्पाइट का हो गया या फिर रिमिशंस का हो गया,
तो जिस तरीके से प्रेसिडेंट के पास ये सारे पावर्स होते हैं, तो वही सेम चीज़ जो है गवर्नर्स के पास भी ये सारे पावर्स होते हैं। जैसे कोई पर्सन को पनिशमेंट मिला हुआ है, तो उसको उसके पनिशमेंट को एट द रिवर्स वो सस्पेंड कर सकते हैं, या फिर जो है उसको रिमिट कर सकते हैं, या फिर जो है कोई भी पर्सन का सेंटेंस मिला हुआ, कन्विक्ट हो चुका हो, तो उसके जो भी ऑफेंस होंगे, तो उनके सारे रिलेटेड जो भी होंगे, तो इन सारे के सारे जो है वो ग्रांट कर सकते हैं उनको। जो है वो अगर कन्विक्ट है, तो उनका जो जो भी सज़ा मिली होगी उनको, तो वो जो है उसको सस्पेंड कर सकते हैं ये। तो ये सारे पावर्स, जुडिशल पावर्स गवर्नर के पास होती है। लेकिन ये जो है डेथ सेंटेंस को ये नहीं चेंज कर सकते। मतलब डेथ सेंटेंस जैसे प्रेसिडेंट के पास यही केवल एक पावर होती है कि वो उसको जैसे माफ़ कर सकते हैं किसी का अगर डेथ सेंटेंस मिला हुआ है तो। लेकिन गवर्नर के पास डेथ सेंटेंस को पार्डन करने का पावर जो है ये नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ है आपको याद रखना है यहाँ पे। अब इसके साथ साथ में देखिए, जो भी जजेस होते हैं स्टेट के अंदर में, जो स्टेट के जो हाई कोर्ट्स होते हैं, तो उसके अंदर में जो जजेस का जो भी अपॉइंटिंग होती है, अपॉइंटमेंट होती है, तो वो भले ही प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, लेकिन उसके लिए जो है कंसल्ट किया जाता है गवर्नर्स का ही। तो गवर्नर के कंसल्ट से ही जो है ये सारे जजेस का अपॉइंटमेंट की जाती है प्रेसिडेंट के द्वारा। तो ये कुछ है जुडिशल पावर्स है जो कि गवर्नर से रिलेटेड है आपका। अब आइए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे गवर्नर से रिलेटेड। तो क्वेश्चन देखिए आपका दिया हुआ है इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू अबाउट द स्टेटस ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। तो जो गवर्नर्स होते हैं तो उनके रिगार्डिंग इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है ट्रू नहीं है वो आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज ए गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट इज पॉसिबल। तो देखिए अपॉइंटमेंट जो किया जाता है गवर्नर का, अगर मान लीजिए जो है कोई दूसरे स्टेट का कोई गवर्नर अगर मान लीजिए जो है किसी कारणवश उनका डेथ हो जाता है, या फिर और भी कोई रीजंस होते हैं कि नहीं रहते हैं, तो सेम पर्सन को कोई दूसरे स्टेट के अगर कोई गवर्नर्स है तो उनको जो है एडिशनल चार्ज दे दिया जाता है। तो सेम पर्सन को हम गवर्नर बना सकते हैं टू और मोर स्टेट का, तो पॉसिबल का है क्या? तो ये स्टेटमेंट आपका सही है ये। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि गवर्नर एक्ट एज ए एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जो गवर्नर होते हैं तो एक तरीके से ये एजेंट ही होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है सही आपका है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है कि गवर्नर इज ए नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। तो देखिए जो नॉमिनल जो एग्जीक्यूटिव होते हैं हेड ऑफ स्टेट के, तो वो जो है गवर्नर्स ही होते हैं। जिस जिस तरीके से नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं इंडिया का यूनियन गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट, तो उसी तरीके से स्टेट का भी जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं तो वो गवर्नर ही होते हैं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट जो है सही दिया हुआ है। फिर अगला देखिए दिया हुआ है इसमें कि द ऑफिस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट इज एम्प्लॉयमेंट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए जो ऑफिस होता है गवर्नर का, तो इनका जो एम्प्लॉयमेंट आता है तो वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आती है। तो ये जो स्टेटमेंट आपका ये रॉन्ग दिया हुआ है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ये आती है, इनका जो भी ऑफिस होता है, यानी कि जो स्टेट एम्प्लॉयमेंट जो रहती है तो वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में। और जो कंसोलिडेटेड फंड जो होता है स्टेट का, तो उन्हीं के द्वारा जो है सैलरी इनको दी जाती है। तो यही वाला ऑप्शन जो आपका सही है, जो कि करेक्ट नहीं है, स्टेटस अबाउट द गवर्नर्स ऑफ ए स्टेट इन इंडिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन केस if the same person is appointed as the governor of two or more states, the emoluments and the allowances payable to him will bear by। अगर मान लीजिए कि एक ऐसा केस आता है कि अगर सेम पर्सन अपॉइंट होते हैं गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए, तो जो भी अमेलमेंट्स या जो अलावेंसेस दिए जाते हैं तो वो जो है किसके द्वारा बियर किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन देखिए दिया हुआ है इसमें कि वन ऑफ द टू स्टेट्स डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। कि मान लीजिए कि दो स्टेट का अगर अपॉइंट हुआ है तो उसमें से किसी एक स्टेट जो है वो देगा, ये डिसाइड किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। या तो फिर दिया हुआ इसमें ऑप्शन बी में द फर्स्ट स्टेट इन विच ही वाज अपॉइंटेड, यानी कि जो स्टेट पहले जहाँ से वो अपॉइंट हुए थे तो वहीं से उनको मिलेगी। फिर उसके बाद देखिए तीसरा में दिया आपका यहाँ पे कि बोथ द स्टेट्स शेयर्ड इन बाय इन सच अ प्रोपोर्शन एज डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए ये शेयरिंग में दी जाती है दोनों स्टेट से, या जो भी स्टेट से मतलब कि जो अपॉइंटमेंट होंगे ये, तो उन सारे स्टेट का शेयरिंग करके दी जाती है, वो सेम प्रोपोर्शन में दिए जाते हैं, वो डिसाइड किया था प्रेसिडेंट के द्वारा। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट देगा या फिर जो फर्स्ट स्टेट जिसमें अपॉइंट थे वो देगा। यहाँ पे दोनों स्टेट का शेयरिंग, मतलब जो भी स्टेट रहेंगे तो वो सभी का जो है प्रोपोर्शन में दिया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्शन डी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे दिया हुआ है द सेकेंड स्टेट इन विच ही हैज़ बीन अपॉइंटेड। तो सेकेंड स्टेट से उनको मिलेगा जिन जहाँ से किया है उनको अपॉइंट किया गया हुआ है। तो ये भी आपको गलत दिया हुआ है ऑप्शन। फिर अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पावर डज नॉट पोजेस्ड बाय ए गवर्नर। तो इनमें से कौन सा गिवन पावर है कि जो गवर्नर के द्वारा पोजेस्ट नहीं किया जाता है। तो पहला देखिए दिया हुआ है डिप्लोमेटिक पावर, एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, या फिर लेजिस्लेटिव पावर। तो इसका देखिए ऑप्शन आपका होगा राइट आंसर ए हो जाएगा, डिप्लोमेटिक पावर हो जाएगा। तो डिप्लोमेटिक पावर जो है ये गवर्नर के पास नहीं होती है।
ये केवल प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर्स होती है, लेकिन इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पावर, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, तो ये सारे के सारे जो है ये पावर्स गवर्नर के पास होती है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ ए सिटिंग गवर्नर हु अमंग द फॉलोइंग विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। अगर मान लीजिए कि जैसे कोई भी गवर्नर है कोई भी एक स्टेट का, तो वो जो है अगर उनका डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो विच अमंग द फॉलोइंग विल डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, तो कौन जो है उनमें से जो है गवर्नर का फंक्शंस कर सकता है उस समय। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट, या नॉन ऑफ द अबव। तो देखिए गवर्नर का अगर मान लीजिए किसी तरीके से उनका डेथ हो जाती है यहाँ पे, तो प्रेसिडेंट जो है वो ट्रांसफर कर सकता है। जैसे गवर्नर जो अपॉइंट होते हैं किसी एक स्टेट का, तो वो किसी दूसरे स्टेट का जो है वो अपॉइंट किया जा सकता है, तो ये प्रेसिडेंट के ऊपर में रहती है। यानी कि कोई दूसरे स्टेट का गवर्नर होंगे तो वो जो है अपॉइंट किया जा सकता है कि उस स्टेट का जहाँ के गवर्नर जो है उनका डेथ हो चुका होगा। तो ये चीज़ जो है उनके ऊपर रहेगा, प्रेसिडेंट के ऊपर में। और इसके साथ साथ में मान लीजिए कि जैसे गवर्नर है जिनका टर्म मान लीजिए अगर उनका एक्सपायर हो जाता है, तो उनको फिर से रीअपॉइंटमेंट भी किया जा सकता है यहाँ पे। वो जो भी स्टेट से वो जो है अपॉइंट हुए थे या फिर अदर स्टेट के लिए, तो ये चीज़ प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर मान लीजिए ये सारे भी, मान लीजिए कि अगर ये सारे भी गवर्नर्स जो है नहीं अपॉइंट हो पाते हैं दो या दो से अधिक स्टेट के, तो इस केस में जो है चीफ जस्टिस जो रहता है कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का, तो आप सोचते होंगे कि ये जैसे उनको अपॉइंट किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है, इनको अपॉइंट नहीं किया जा सकता है इनको। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना है, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि चीफ जस्टिस को बना, जिस तरीके से आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट का अगर मान लीजिए डेथ हो जाती है, तो उस केस में आप देखे थे कि वहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट को बना दिया जाता है प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट रहता है तो चीफ जस्टिस जो रहते हैं सुप्रीम कोर्ट को उनको बना दिया जाता है। तो उस सिमिलर केस में यहाँ पे भी चीफ जस्टिस जो स्टेट हाई कोर्ट के जो रहते हैं तो उनको ही बनाया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है स्टेट के लिए, ये प्रोविजंस नहीं है। इसके लिए ये रहता है कि दूसरे स्टेट के जो गवर्नर्स रहते हैं तो उनको जो है एडिशनल चार्ज दे दी जाती है, उन्हीं को अपॉइंट की जाती है, तो ये प्रोविजंस ऐसा दिया गया हुआ है। तो इसीलिए देखिए इसमें से नॉन ऑफ द एबव जो है आपका ये राइट आंसर इसका आपको जाएगा। इसमें आप लोग ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो चीफ जस्टिस होता है कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट का, वो जो है गवर्नर का जो है पोस्ट, मतलब कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसको हायर नहीं कर सकते हैं इस केस में अगर डेथ हो जाती है तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का। फिर अगला क्वेश्चन देखिए कि द ओथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर इज एडमिनिस्टर्ड बाय। तो देखिए जो ओथ होती है गवर्नर का, तो वो किसके द्वारा एडमिनिस्टर्ड की जाती है। तो देखिए ये होता है जो चीफ जस्टिस जो होते हैं कंसर्न स्टेट हाई कोर्ट के, तो उनके द्वारा जो है इनका जो ओथ होती है वो एडमिनिस्टर्ड की जाती है गवर्नर का। तो राइट आंसर जो आपका होगा इसका ऑप्शन, आपका ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, दैट इज द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न स्टेट हाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म ऑफ गवर्नर्स ऑफिस। तो गवर्नर ऑफिस से रिलेटेड जो है कौन सा स्टेटमेंट जो आपका ट्रू दिया हुआ है। तो इसमें देखिए पहला आपका दिया हुआ है कि गवर्नर हैज नो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। अगला दिया हुआ है कि गवर्नर होल्ड्स द ऑफिस ऑफ ए टर्म ऑफ 5 ईयर्स। तो देखिए ये स्टेटमेंट जो है आपका दिया हुआ है दोनों, तो इसमें आपको ध्यान से पढ़ना और ध्यान से इसको समझना है कि क्या यहाँ पे कहना चाह रहा है। इसमें पहला दिया हुआ है कि गवर्नर है नो सिक्योरिटी ऑफ ए टेन्योर। तो देखिए गवर्नर का जो ऑफिस रहता है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनका टर्म रहता है 5 ईयर्स का। जिस दिन से जो है ये अपना ऑफिस में ये इंटर करते हैं, तो उसी दिन से जो इनका कार्यकाल 5 साल, 5 साल का होता है। लेकिन इनका जो टर्म है तो ये प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर डिपेंड करता है यहाँ पे। एट एनी टाइम ये कभी भी जो है अपने पोस्ट से हटाए जा सकते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। और अगर प्रेसिडेंट ने मान लीजिए इनको अगर हटाया है, या फिर इनको जैसे मान लीजिए किसी भी तरीके से जो है इनको हटाया गया है, तो वो जो है किसी भी कोर्ट ऑफ किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर में इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है प्रेसिडेंट ने इसे क्यों हटाया हुआ है। तो इस कारण से देखिए जो गवर्नर का जो सिक्योरिटी होता है टेन्योर का, तो ये कोई फिक्स नहीं रहता है कि ये जो है 5 साल तक बने ही रहेंगे। तो इस तरीके से जो है पहला स्टेटमेंट तो आपका सही है यहाँ पे। और दूसरा जिसमें आपका दिया हुआ था कि गवर्नर होल्ड्स ऑफिस ओवर टर्म ऑफ 5 ईयर, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही है आपका कि वो जो है 5 ईयर का टेन्योर तो इनका तो रहता ही है यहाँ पे। अगर प्रेसिडेंट अगर नहीं चाहते हैं उनको हटाने के लिए, तो ये जो 5 साल तक तो बने ही रहेंगे ही रहेंगे। तो ये भी जो है स्टेटमेंट आपका सही दिया हुआ है। लेकिन इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं रहता है यहाँ पे, इनका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है इनका टेन्योर का। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, बीच में कभी भी इनको हटाया जा सकता है। अब देखिए एक पोस्ट आपका था सीएजी का, सीएजी में आपने देखा था कि उनका जैसे दिया था उनका 6 ईयर्स या फिर जो है 65 ईयर्स ऑफ एज, तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा।
तो उसमें बीच में जो है प्रेसिडेंट उनको ना हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो प्रेसिडेंट का प्लेजर के ऊपर एंजॉय नहीं करते। उनका फिक्स टेन्योर रहता है कि या तो इधर वो 6 ईयर कंप्लीट करेंगे या तो है 65 ईयर्स ऑफ एज वो कंप्लीट करेंगे। उसके बीच में उनको कोई भी जो है हटा नहीं सकता है। तो जैसे वो दिया था आपका उनके केस में, तो उस तरीके गवर्नर के लिए नहीं है। तो इनका कोई सिक्योरिटी नहीं रहता है टेन्योर का। तो ये भी स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। तो इस तरीके से बोथ 1 एंड 2 जो है आपका ये सही हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका होगा। तो आपको जो ध्यान से देखना है कि क्वेश्चन में आपको किस तरीके से पूछा गया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए गवर्नर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट थे, जो भी इनके पावर थे, फंक्शंस थे, तो वो हमने पूरा यहाँ पे देख लिया है। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और इसी तरीके से जो आगे भी हम आगे का क्लास कंटिन्यू करते चलेंगे। और हमने देखिए पीडीएफ ऑलरेडी पॉलिटी का प्रोवाइड कर दिया है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ पे वो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।